तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं प्रकाश के तीसरे भाग गोलीय दर्पण को। दूसरे भाग में आपने गोलीय दर्पण और उसके प्रकार पढ़ा था। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसकी परिभाषा भी हमने उसी भाग में पढ़ा दिया था। तो देखिए आज क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। इसके 3 नियम हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। चलिए, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। पहली परिभाषा है हमारा दर्पण का ध्रुव, जिसे इंग्लिश में हम पोल कहते हैं, संकेत में P से लिखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चित्र में देखिए, जो दर्पण पर पॉइंट P आपको दिखाया गया है वही क्या है, दर्पण का ध्रुव है। अगला है वक्रता केंद्र। केंद्र को अंग्रेजी में सेंटर कहते हैं, इसीलिए C से दर्शाया गया है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है वो कांच के किसी खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, तो गोले का कोई ना कोई केंद्र अवश्य होगा, तो वही केंद्र C को हम दर्पण का वक्रता केंद्र मान लेते हैं। अगला है वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या यानी जिसे हम रेडियस कहते हैं, R से लिखते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चित्र में आप देखिए, वक्रता केंद्र C है और ध्रुव आपका क्या है, P। इन दोनों के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। अगला है अभिलंब। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। चित्र में आप देखिए, गोलीय दर्पण पर एक बिंदु है M, उसको हमने वक्रता केंद्र C से मिला दिया, यही आपका अभिलंब है। अगला है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। चित्र में देखिए, ध्रुव आपका P है, वक्रता केंद्र आपका C है। इन्हीं दोनों बिंदुओं को जो आर पार सीधी रेखा मिलाती है उसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अगला है दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चित्र में AB दिखाई दे रही है, वही दर्पण का क्या है, द्वारक है। AB आपका द्वारक है। मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। चित्र में आप देखिए, दर्पण के समांतर एक किरण ऊपर से आ रही है, एक किरण नीचे से आ रही है। ये परावर्तन के बाद एक बिंदु किस पर मिलती है, F पर, तो इसी बिंदु F को हम क्या कह लेंगे, दर्पण का मुख्य फोकस। फोकस दूरी क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चित्र में आप देखिए, F और P, इन दोनों के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी F कहते हैं। फोकस तल। वह तल मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, उसे दर्पण का फोकस तल कहते हैं। जैसे चित्र में आप देखिए, मुख्य अक्ष है और फोकस F है, तो इसकी जो लंबवत रेखा गुजर रही है इसी को हम कह लेते हैं फोकस तल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। इसके 3 नियम हैं, परंतु प्रतिबिंब बनाने के लिए इनमें से केवल 2 नियम का ही प्रयोग किया जाता है। प्रथम नियम क्या है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। चित्र में आप देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण जा रही है, वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से लौट रही है, फोकस से लौट रही है। तो ये प्रथम नियम है। दूसरा नियम है, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण
प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। देखिए चित्र में एक किरण दर्पण के फोकस से होकर जा रही है, तो जब फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तित होकर के वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तृतीय नियम है, तीसरा नियम है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर वापस आ जाती है, लौट आती है। जैसा चित्र में देखिए कि एक प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र सी से गई और दर्पण से परावर्तन के बाद फिर उसी मार्ग पर वापस लौट आई। तो चलिए इसी के साथ तीसरा भाग समाप्त होता है। चौथे भाग में आगे हम आपको पढ़ाएंगे।